तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पेयर, उसका ऐसा यूनिट एम्पेयर है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट है वोल्ट। तो एम्पेयर या करंट को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर, उसे हम कहते हैं एमीटर। और एमीटर को हम हमेशा किसी भी सर्किट में, आपके पास कोई एक सर्किट है तो उसको आप हमेशा सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं। एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे करंट मेजर करना है, तो करंट के फ्लो में कोई वो नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है ताकि करंट के फ्लो में कोई प्रॉब्लम ना हो, और करंट सर्किट के हर एक पार्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसीलिए हम एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और सिमिलरली वोल्ट मीटर जो है हमारा, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट मीटर, उसे वोल्ट मीटर हमेशा आपका क्या होगा, वो हाई रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है किसी भी दो एंड के बीच में या किसी भी दो पॉइंट के बीच में। हाँ, और अगर वहाँ से करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा हाई रेजिस्टेंस पे रखते हैं ताकि वहाँ से नेग्लिजिबल करंट फ्लो करे तो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। और क्योंकि आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो इस दो पॉइंट्स को जोड़ने का एक तरीका क्या होता है कि हम उसको पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वोल्ट मीटर आपका क्या होता है, हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। उसके बाद आ जाती है बात कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं, और यह उसे हम एक लॉ से बताते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे आप ध्यान रखिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रीजन, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन फ्लो, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो SI यूनिट है इसका है ओम, इसका SI यूनिट है ओम। अब बात आ जाती है कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास एक छोटा कंडक्टर है और एक लंबा कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर्स में जितने एटम्स हैं, हर कंडक्टर्स में एटम्स होंगे, तो जो छोटे वाले में एटम्स है वो बड़े वाले के कंपैरिजन में कम होंगे, छोटे वाले में एटम्स कम होंगे, बड़े वाले में या लंबे वाले में एटम्स ज़्यादा होंगे। सो जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा एटम्स के साथ, वो छोटे वाले में कम होगा और लंबे वाले में ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना मोमेंटम लूज़ करेंगे, वो स्लो हो जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इससे हम क्या समझ पाते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एटम्स ज़्यादा हैं, एटम ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन ज़्यादा होंगे एटम्स के साथ, कोलिजन ज़्यादा होंगे तो उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बात आ जाती है दूसरी कि अगर आपके पास फिर अगर दो कंडक्टर्स है, एक का एरिया दूसरे के एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इस कंडक्टर का एरिया कम है और इस कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होंगे, जो एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी। इसीलिए आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें आपका ज़्यादा कोलाइड करेगा एटम्स के साथ और इसमें कम कोलाइड करेगा। जो बड़े वाले में है, बड़े एरिया वाले कंडक्टर में उसमें कोलिजन्स कम होंगे। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा एरिया होगा कंडक्टर का जितना, तो उतना ही उसका कम रेजिस्टेंस होगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, रो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल बाई ए, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज रो, रो एल बाई ए, इसे हम क्या कहते हैं, रो। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, हम अगर रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे L1 ले ले और A भी 1 ले ले, सो R विल बी इक्वल टू रो। सो रेजिस्टिविटी क्या है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो SI यूनिट है रो का क्या होगा, R इक्वल्स टू रो L बाई ए है। R का हमें पता है ओम है, L है हमारा मीटर और A है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल, सो रो इक्वल टू ओम मीटर, रो इक्वल्स टू ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी हमें क्या बताता है, रेजिस्टिविटी हमें बताता है द इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी कम होता है, इंसुलेटर्स में सबसे ज़्यादा होता है, एलॉयज में उसके बीच में होता है, मेटल से ज़्यादा लेकिन इंसुलेटर्स से कम। अब जब मैं और एक बात बता रहा था ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जब भी हम लिखेंगे तो हमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उस कंडक्टर में समझ लीजिए एक थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स में कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए वहाँ रेजिस्टिविटी क्या है, चेंज होती रहेगी। हमें ओम्स लॉ से पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इसका मतलब क्या है, V बाई आई इक्वल्स टू R। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आप एक VI ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम बढ़ेगा
और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे और वो एटम्स के साथ बहुत ज़्यादा कोलाइड करेंगे। उस कोलिजन्स की वजह से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा और जनरली रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो आपको एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो आप जब भी ओम्स लॉ को डिफाइन करें तो आप ये वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंटली लिखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। हम करंट को एमीटर से मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। फिर हमने बात की ओम्स लॉ के बारे में। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, या रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और उससे हमने रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन किया। फिर हमने वन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो देखा। फिर हमने और एक बात देखी कि ओम्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ये वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए अगर आपको ओम्स लॉ फॉलो करना है तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।